बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। एवन रास्का ने उसके ख्यालात पढ़ने के बाद वो 15,000 उसकी वर्दी की जेबों में रखवाए। फिर उसे फरहाना के सामने ले आया। वो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसे देखकर बोली, तूने मुझे सुबह से पहले यहाँ आने को कहा था, ले मैं आ गई, मेरे भाई को छोड़ दे। वो हंसते हुए बोला, पहले तुम्हारे खूबसूरत बदन से टैक्स वसूल करूंगा, फिर उसे छोड़ूंगा। तू बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा है, तेरे पास इतनी ताकत है कि तू हम जैसों को पाँव की जूती बनाकर पहनता है। क्या तेरे अंदर सिर्फ शैतान है, थोड़ा सा भी इंसान नहीं है? बकवास मत कर और मेरे साथ कमरे में चल। वो उठकर खड़ी हो गई, उसके रूबरू आई, फिर एक जोरदार तमाचा रसीद करते हुए बोली, तूने माँ का दूध पिया है तो मेरा हाथ पकड़ के दिखा। उसने जवाबी हमला करने के लिए हाथ उठाना चाहा, मगर ना उठा सका। दूसरा हाथ भी कोशिश के बावजूद जरा सी जुम्बिश नहीं कर रहा था। वो बोली, चंद घंटे पहले मेरे भी हाथ पांव तेरी तरह कमज़ोर हो गए थे, तुझ पर नहीं उठ रहे थे। हम पर खौफ तारी था, तुझे गालियां देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब तो मैं तेरे मुंह पर थूक सकती हूँ। उसने आख थूक कहकर उसके मुंह पर थूक दिया। वो गुस्से से लर्ज़ गया, मगर अपनी जगह से हिल ना सका। गुस्से के बरक्स बेख्तियार कहने लगा, तुमने मुझ पर थूक कर मेरा दिल खुश कर दिया है। इस खुशी में मैं तुम्हें ये 15,000 दे रहा हूँ। उसने 2 जेबों से बड़े बड़े नोट निकालकर उसे पेश किए। वो लेना नहीं चाहती थी। वो बोला, ले लो, ये रिश्वत के रुपए हैं। हम ऐसी रिश्वतें लेकर कानून का चेहरा बिगाड़ते हैं। तुम इन्हें वापस लेकर कानून की हुक्मरानी कायम करो। फरहाना ने वो नोट लेकर चादर में छुपा लिए। फिर उसे हुक्म दिया, हवालात का दरवाज़ा खोलो। वो चाबियां लेकर थाने के दूसरे हिस्से में जाने लगा। फरहाना उसके पीछे थी। शेरू ने बहन को देखकर पूछा, तू यहाँ क्यों आई है? थानेदार ताला खोल रहा था। वो बोली, तुझ में ज़रा भी शर्म और गैरत है तो डूब मर। तेरी बहन हुस्नो शबाब की रिश्वत देकर तुझे रिहाई दिलानी आई है। शेरू सर झुकाकर शीदे के साथ सलाखों से बाहर आया। थानेदार ने फरहाना के आगे हाथ जोड़कर कहा, भाई को शर्म दिलाने के लिए झूठ ना बोलो। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता हूँ। मुझसे जो ज्यादती हुई है इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वो माफ़ी मांगता हुआ उसके कदमों में गिर पड़ा। शेरू और शीदे हैरानी से थानेदार की आजिज़ी और इनकसारी देख रहे थे। शेरू ने पूछा, फरहाना, तुमने ऐसा क्या किया है कि किसी के सामने ना झुकने वाला तुम्हारे कदमों में झुक रहा है? रास्का ने फरहाना के पास आकर कहा, किसी को टेलीपैथी के मुतालिक ना बताओ, सभी को तजस्सुस में रहने दो। वो बोली, भाई, कोई किसी कमज़ोर के सामने नहीं झुकता है, हमेशा ताकत झुकाती है। मेरे अंदर भी कोई ताकत है, मैं उस ताकत की वजाहत नहीं कर सकूंगी। तुम भी ना पूछो, सिर्फ उसका तमाशा देखो। वो फरहाना से बातें करने के लिए थानेदार के दिमाग से निकला तो वो चौंक कर फरहाना के कदमों से उठ गया। झींप कर बोला, वो बस मैंने ज़्यादा पी ली थी इसलिए मैं गिर पड़ा। फरहाना, मैं तन्हाई में तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। फरहाना ने भाई से कहा। वो बाहर जाकर तांगे में बैठे। शीदा भी उसके साथ चला गया। थानेदार ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं बड़ी देर से समझ रहा हूँ कि मेरा दिमाग और मेरे हाथ पांव मेरे अपने बस में नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ और जो नहीं चाहता हूँ वो करता जा रहा हूँ। मैंने अपने मिजाज के खिलाफ तुम्हारा थूक बर्दाश्त किया। मैं जो अपने बाप को भी 1 रुपया नहीं देता था, तुम्हें 15,000 दे दिए। शेरू और शीदे से कुछ वसूल किए बगैर उन्हें रिहा कर दिया। तुम कैसी बला बनकर आई हो? तुमने चंद घंटों में कैसा जादू सीख लिया है कि खुद बाइख्तियार बनकर मुझे बेख्तियार बना दिया है। तुम्हारे तमाम सवालात का एक ही जवाब है, ताकत की कोई हद नहीं है और कोई समझ नहीं है। मेरी ताकत तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम सोचते रहो और कुड़ते रहो। आइंदा मेरे घर तो क्या, मेरी गली में भी ना आना। वो मुंह फेर कर शान बेनियाजी से जाने लगी। थानेदार ने सोचा, इसकी पुश्त मेरी तरफ है, ये नहीं देख रही है। अगर मैं रिवॉल्वर के दस्ते से इसके सर पर ज़रब लगाऊंगा तो ये चकरा कर गिर पड़ेगी और इसका सारा जादू खाक में मिल जाएगा। उसने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाला, उसे नाल की तरफ से पकड़कर उसके सर पर ज़रब लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बेख्तियार अपनी ही पेशानी पर ज़रब लगाई। फरहाना चलते चलते रुक गई। पलट कर उसे देखा, उसकी पेशानी से लहू बह रहा था। वो तकलीफ से कराते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बेखबर और गाफिल समझकर हमला करना चाहता था। वो सर्द लहजे में बोली, जिस हाथ से हमला करना चाहते थे उसे गोली मारो। वो इनकार नहीं कर सकता था। रास्का उस पर हावी था। उसने बाएं हाथ से रिवॉल्वर को पकड़ा, फिर दाएं हाथ को गोली मारकर तकलीफ की शिद्दत से चीख पड़ा।
दाएं हाथ की कोहनी और कलाई के दरमियानी हड्डी टूट गई थी। रिवॉल्वर जमीन पर गिर पड़ा था और वो एक हाथ से दूसरा हाथ थामकर इधर से उधर लुढ़खड़ा रहा था। फरहाना फिर शान बेनियाजी से चलती हुई बाहर आई और तांगे की पिछली सीट पर बैठ गई। फिर भाई से बोली, कोई गुंडा मवाली मेरे साथ नहीं बैठेगा, तुम भाई हो, मैं तुम्हें संभलने का मौका देती हूँ। आदतें नहीं बदलोगे तो रिश्ते का लिहाज किए बगैर थानेदार की तरह तुम्हें भी सजा दूंगी। तांगा चल पड़ा। वो और शीदे उसे हैरानी से देखते रहे। फिर शीदे ने कहा, यार तेरी बहन ने कोई जादू सीख लिया है, जरा संभल कर घर जाईं। वो छोटी होकर मुझे डांट कर चली गई है, जब थानेदार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो हम किस खेत की मूली हैं। वैसे मालूम करना होगा कि यह गजबनाक बला कैसे बन गई है। एवन रास्का ने फरहाना के पास आकर कहा, मेरी जान, मैं तुम्हें मेरी जान कह रहा हूँ, क्या मुझे ये हक दोगी? वो खुश होकर बोली, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगी, मगर मालूम तो हो कि तुम कौन हो। मैं अपने मुतालिक सब कुछ बताऊंगा, अभी एक और मामले में मसरूफ़ हूँ, मुझे जाने की इजाज़त दो, मैं शायद 1 आध घंटे के बाद आऊँगा। मैं तुम्हारे जाने के बाद बेयारो मददगार हो जाऊंगी। अगर थानेदार इंतकामी कार्रवाई करेगा तो? वो अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा, वो अपने ही हाथ से अपने ऊपर गोली चलाकर बुरी तरह खौफजदा है। कसम खा रहा है कि तुम्हारा नाम भी जुबान पर नहीं लाएगा। वैसे मैं अपनी 1000 मसरूफियात के दौरान वक्फे वक्फे से तुम्हारी खैरियत मालूम करता रहूँगा। कभी मुसीबत आए और मैं ना रहूँ तो मायूस और खौफजदा ना होना, हौसले से मेरा इंतज़ार करना। वो उससे रुखसत होकर उस होटल के मुलाजिम के पास आया जो पारस और आफरीन के कमरे के सामने एक स्टूल पर बैठा था। इस वक्त आफरीन दरवाज़ा खोलकर उसे दूध और नाश्ता लाने का हुक्म दे रही थी। मुलाजिम हुक्म की तामील के लिए चला तो एवन रास्का उसे लिफ्ट के जरिए नीचे काउंटर पर लाया। फिर काउंटर गर्ल से बोला, इंटेलिजेंस के चीफ को फ़ोन करो, यहाँ एक कमरे में एक पुरस्रार शख्स एक हसीन औरत के साथ है। काउंटर गर्ल ने पूछा, वो पुरस्रार शख्स और हसीना कौन है और किस कमरे में है? तुम पुलिस वाली बनकर ऐसे सवाल ना करो, जिसका काम है उसे करने दो, चीफ को फ़ोन करो। वो बोली, उसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सुबह सवेरे यहाँ आ धमका है, मुझसे पूछ रहा था इस होटल में मुसलमान मुसाफिर कितने हैं। रास्का मुलाजिम के दिमाग से निकल आया। मुलाजिम चौंक कर सर खुजाते हुए सोचने लगा, मैं नाश्ता लाने चला था, इधर क्यों आ गया? वो तेज़ी से किचन की तरफ चला गया। रास्का काउंटर गर्ल के अंदर आया। उसकी सोच ने बताया कि चीफ होटल के मैनेजर के कमरे में है। उसने इंटरकॉम के जरिए राबता करना चाहा। उसी वक्त चीफ आता हुआ दिखाई दिया। लड़की ने उसे मुखातिब किया, सर, एक मुलाजिम कह रहा था कि कमरा नंबर 407 में एक पुरस्रार शख्स है। वो बोला, रजिस्टर देखकर उसका नाम बताओ। लड़की ने रजिस्टर देखा, फिर कहा, उसका नाम प्रेम कुमार है और वो बंबई से आया है। चीफ ने खुशी से काउंटर पर हाथ मारकर कहा, हियर ही इज, मुझे तो उसी मुजरिम की तलाश थी। वो तेजी से चलता हुआ लिफ्ट के पास आया, फिर लिफ्ट के जरिए 4थी मंजिल पर पहुंचा। वहां पहुंचकर ख्याल आया कि वो तन्हा है और मुजरिम ज़बरदस्त है। अगर उसने जवाबी हमला किया तो? ये सोचकर उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। वो पिछली रात पारस को मुंतकिल होने वाले अक्स के जरिए देख चुका था। ये भी मालूम हुआ था कि शीतारा उसकी दीवानी है। इस बात पर उसने शीतारा को देश दुश्मन कहा तो उसने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया। चीफ को अभी तक वो दिमागी तकलीफ याद थी। वो बड़ी देर तक सफ़ीर के कमरे में दर्द से तड़पता रहा था। फिर उसने अपने बड़ों से राबता करके ये कह दिया था कि एक ख्याल ख्वानी करने वाली खुद को देश भगत कहकर धोखा दे रही है और देश के खिलाफ एक मुसलमान की मदद कर रही है। यहूदी सफ़ीर ने इस बयान की तायद की थी। इंटेलिजेंस का चीफ 5 बजे सुबह तक अपने मातहत सुराग रिसानों को हिदायत देता रहा। उसने उन्हें पारस का हुलिया बताया और कहा, वो शीतारा की एक कोठी में छुपा हुआ था, लेकिन हमें यह बताने के बाद कोठी में नहीं रहेगा। उसे किसी होटल में तलाश करो। ज़ल्ज़ले के बाद उसके सर में ऐसी तकलीफ पैदा हुई थी कि रह रह कर टीसें उठती थीं। वो होटल में आकर मैनेजर के दफ्तरी कमरे में बैठकर शराब पीता रहा था। अब काउंटर गर्ल की रिपोर्ट सुनते ही लिफ्ट के जरिए पारस के कमरे के सामने पहुंच गया था। एवन रास्का ने उसके जरिए दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आफरीन ने पूछा, कौन? उसने बड़े रोब से कहा, पुलिस। अंदर खामोशी छा गई। वो दरवाजे को पीट कर गरजदार आवाज में बोला, मैं इंडियन इंटेलिजेंस का चीफ हुक्म दे रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो, फरार का कोई रास्ता नहीं है। यू पारस सन ऑफ फरहाद अली तैमूर, यू आर अंडर अरेस्ट। बंद दरवाजे के पीछे कमरे के अंदर आफरीन परेशान हो गई। उसने सर घुमाकर बिस्तर की तरफ देखा। वहाँ पारस गहरी नींद में था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी नींद में खलल पड़े। कोई और होता तो उसे टाल देती, लेकिन वहाँ तो पुलिस मामला था
और पुलिस टलने वाली नहीं थी। वो दरवाजे के करीब आकर धीमी आवाज़ में बोली, आपको गलत फहमी हुई है, यहाँ कोई पारस नाम का आदमी नहीं है। मेरे पति सो रहे हैं, प्लीज़ शोर ना मचाएं। वो बोला, अगर मुजरिम नहीं है तो कोई बात नहीं, दरवाज़ा खोलो, हम अपनी तसल्ली करेंगे। वो फिक्रमंदी से सोचने लगी, फिर एक कुर्सी उठाकर दरवाजे के पास ले आई। उस पर चढ़कर उसने दरवाजे के रोशनदान से झांक कर देखा। वहां पुलिस नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ एक सादे लिबास में एक रिवॉल्वर लिए हुए बंदा खड़ा था। वो जानती थी कि इंटेलिजेंस वाले सादा लिबास में रहते हैं, फिर भी उसने पूछा, तुम कौन हो? चीफ नशे में झूम रहा था। सवाल सुनकर इधर उधर देखने लगा। वो बोली, मैं ऊपर से बोल रही हूँ, तुम्हारे सर पर हूँ। वो दोनों हाथों से सर को थाम कर बोला, ओह तुम फिर धोखा देने के लिए मेरे दिमाग में आई हो। चली जाओ, तुम देश भगत नहीं हो, एक मुसलमान से इश्क करती हो, चली जाओ। उसके दिमाग में एवन रास्का था। उसने कहा, अजीब गधा चीफ है, मुझे औरत समझ रहा है। अबे मैं मर्द हूँ। वो बोला, पहले तुम देश भगत बनकर धोखा दे रही थी, अब मर्द बनकर धोखा दे रहे हो। मैं फरेब में नहीं आऊँगा। तुमने इतनी शराब क्यों पी है? अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं ही तुम्हें इस कमरे के सामने लाया हूं और मैं औरत नहीं हूं। आफरीन ने रोशनदान से कहा, ऐ शराबी, ये तू मर्द औरत की क्या बातें कर रहा है? क्या मेरी आवाज़ तुझे मर्द जैसी लग रही है? चीफ ने फिर अपने सर को थाम कर कहा, देखो देखो, तुम फिर मर्द की आवाज़ छोड़कर औरत की आवाज़ में बोल रही हो। एवन रास्का ने कहा, लानत है तुम पर। अरे ऊपर रोशनदान को देखो, तुम्हारी बहन बोल रही है। वो उधर है, मैं इधर हूँ। वो सर उठाकर रोशनदान की तरफ देखते हुए तवाज़न कायम ना रख सका, लुढ़खड़ाकर गिर पड़ा। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर दूर फर्श पर चला गया। आफरीन ये देखते ही फौरन कुर्सी से उतर गई। उसे एक तरफ हटाकर दरवाज़ा खोलते ही लपक कर रिवॉल्वर के पास गई, फिर उसे उठाकर बोली, खबरदार, मुंह से आवाज़ ना निकालना वरना गोली मार दूंगी। अंदर कमरे में चलो। वो उठकर खड़ा हो गया, लुढ़खड़ाता हुआ कमरे में आया। आफरीन ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, फिर धीमी आवाज़ में कहा, मेरा पति थका हुआ है, इसे आराम से सोने दो। अगर तुम्हारी वजह से उठेगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रास्का ने कहा, मैं एक टेलीपैथी जानने वाला इस शराबी अफसर के अंदर हूँ। अगर मैं तुम दोनों को जेल पहुँचाना चाहूँ तो दूसरे पुलिस अफसरान और सिपाहियों को यहाँ बुला सकता हूँ। वो बोली, बुलाने से पहले याद रखना, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। इस अफसर के साथ दूसरे अफसरों को भी ख़त्म कर दूंगी। मैं जानता हूँ तुम पारस के लिए हज़ारों कत्ल करोगी, क्योंकि उसने तुम्हारी खातिर खुद को सांप से डसवाया है। तुम्हें कैंसर के मूजी मर्ज से निजात दिलाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई थी। मैं तुम दोनों। उसकी बात अधूरी रही। पारस ने करवट बदलते हुए पूछा, कौन है? वो जल्दी से करीब आकर बोली, कोई नहीं है, तुम आराम से सोते रहो। वो उठकर बैठ गया। आफरीन के हाथ में रिवॉल्वर देखकर बोला, कमाल है, क्या तुमने अफसर से रिवॉल्वर छीन लिया है? वो बोली, ये नशे में है, लेकिन इसके अंदर एक ख्याल ख्वानी करने वाला है। उस कमबख्त के बोलने से तुम्हारी आंख खुल गई। रास्का ने कहा, अच्छा है, आंख खुल गई, मुझे पारस से बातें करने दो। तुम एक अफसर को पकड़कर क्या करोगी? रिवॉल्वर की 6 गोलियां ख़त्म होने के बाद पारस को कैसे बचाओगी? मिस्टर पारस, मैं दुश्मनी कर रहा हूं मगर तुम्हारा दोस्त हूं। पारस ने पूछा, ये कैसा दोस्ती का दावा है कि दुश्मनी भी कर रहे हो? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैडम तुमसे मोहब्बत भी करती हैं और देश की खातिर थोड़ी दुश्मनी भी। अच्छा, अब समझा, तुम एवन रास्का हो। जी हाँ, तुमने खूब पहचाना। भाई, तुम बड़े खुश नसीब हो। तुम्हें मैडम भी दिलो जान से चाहती हैं और यह आफरीन भी तुम्हारे लिए पुलिस वालों से लड़ पड़ती है। पहले अपनी मैडम की बातें करो। क्या उसने तुम्हें मेरी निगरानी पर मामूर किया है? जी हाँ, ताकीद की है कि तुम्हें नुकसान ना पहुँचे और तुम यहाँ से परेशान होकर दूसरे मुल्क चले जाओ। अच्छा, तो तुम इस चीफ के ज़रिए मुझे परेशान करने आए हो? तुम्हारा ख्याल है कि पुलिस वालों के ज़रिए रुकावटें पैदा करते रहोगे तो मैं ये देश छोड़कर चला जाऊँगा? मैं तो नहीं समझता कि फरहाद का बेटा ऐसी परेशानियों से भाग जाएगा। मैडम को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए। वैसे मेरी अकल कहती है कि बात कुछ और है। ज़रा मुझे भी बताओ, तुम्हारी अकल क्या कहती है? ये कि मेरे ज़रिए वो तुम्हारी मसरूफियात का इल्म रखना चाहती हैं। ये जानती हैं कि तुम मजबूत इरादे के मालिक हो, जो सोच कर आए हो वो करके जाओगे, लेकिन अपने ये मामलात मैडम से छुपाते रहोगे और ख़ुद छुपते रहोगे। वो मोहब्बत करने वाली तुम्हें अपनी नज़रों में रखना चाहती है। ऐसा मैं नहीं चाहता। आइंदा मैं तुम्हें भी अपने करीब नहीं आने दूंगा। मैं दोस्त बनकर तुमसे राब्ता रखना चाहता हूँ। तुम उसके मामूल और ताबेदार हो। मेरे दोस्त से ज़्यादा उसके वफादार रहोगे। दोस्ती तुम्हारे इख्तियार में नहीं रहेगी। सच कहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुमने आफरीन की खातिर खुद को नाक से डसवा कर मेरे अंदर मोहब्बत की आग भड़का दी है।
मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी तरह कुर्बान हो जाने वाली मोहब्बत करता हूँ। उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि तुमसे कभी धोखा नहीं करूँगा। क्या तुम मेरे जज्बात को समझते हुए मुझे तनवीमी अमल के शहर से निकाल सकते हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें उस रूसी महल की कैद से भी निकाल लाऊं, लेकिन हम अपने बुजुर्ग जनाब तबरेज़ी साहब की हिदायत पर अमल करते हैं। तुम उनसे रुजू करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें जिस्मानी और दिमागी दोनों कैद से रिहाई मिल जाएगी। मैं ज़रूर उनसे रुजू करूँगा। फ़िलहाल मशवरा दो, तुम्हारे सिलसिले में मैडम से क्या कहूँ? सीधी सी बात कह दो, मैं तुम्हारी सोच की लहरों को अपने अंदर आने नहीं देता हूँ और तुम ख्याल ख्वानी के बगैर मेरा सुराग नहीं पाओगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इस शराबी अफसर को यहाँ सुला दो। फ़ोन की घंटी बजने लगी। पारस ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो सर, मैं होमर बोल रहा हूँ। कल रात मैंने होटल के एक मुलाजिम को आपकी खिदमत के लिए दरवाजे पर बिठाया था। उसने अभी फ़ोन पर बताया है कि आप नींद से बेदार हो गए हैं। मेरे लायक कोई खिदमत? मेरे और आफरीन के लिए लिबास और गाड़ी ले आओ, नीचे इंतज़ार करो, मैं बुला लूँगा। वो रिसीवर रखकर बोला, रास का प्रोग्राम बदल गया, इस अफसर को यहाँ से ले जाओ, हम बाद में जाएंगे। वो इंटेलिजेंस का चीफ वहाँ से उठकर चला गया। उसके साथ एवन रास्का भी चला गया। पारस दरवाजे को अंदर से बंद करके आफरीन के पास आया, फिर उसे दोनों बाजुओं में उठा लिया। कमरे में रेडियो रिकॉर्डर से मौसीकी ऑन होकर गूंजने लगी। पारस की बातें, खातें और आफरीन की मुतरन्नम हंसी वहाँ की महदूद फ़ज़ा में गूंजने लगी। ज़रा देर बाद आफरीन दोबारा बेहोश हो गई थी। उसने रिसीवर उठाकर काउंटर गर्ल से राबता किया, फिर कहा, मेरे एक मुलाकाती मिस्टर होमर वहाँ हैं, उन्हें भेज दो। वो रिसीवर रखकर एक कागज़ पर ज़रूरी दवाओं के नाम लिखने लगा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला। होमर ने एक बैग उसे देते हुए कहा, इसमें लिबास के अलावा शेविंग का और मेकअप का भी सामान है। मैंने सोचा कल रात आपका अक्स देखा गया है, शायद आप चेहरा बदलना चाहेंगे। वो बैग लेकर बोला, शाबाश होमर, तुम बहुत समझदार हो, ये पर्ची लो और अभी दवाएं ले आओ। वो पर्ची लेकर चला गया। पारस शेव करने लगा। आफरीन के दूसरी बार बेहोश होने से ही अच्छी तरह समझ में आ गया था कि वो एबनॉर्मल हो गया है। नाग के जहर का तोड़ करने के लिए सिर्फ उसे ही नहीं, आफरीन को भी दवाओं की ज़रूरत है। इस बार बेहोशी का वक्फा कम रहा। आधे घंटे में ही उसने आंखें खोल दी। पारस ने करीब आकर कहा, मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ। वो बड़ी कमज़ोरी से मुस्कुरा कर बोली, मरीज़ का इलाज करने के लिए डॉक्टर को कभी कभी जालिम बनना पड़ता है। अल्लाह करे मैं तुम्हारी खिदमत के लिए ज़िंदा रहूँ। मैं खाना बदोश हूँ, मेरे मुतालिक ज़्यादा ना सोचो। हम अचानक मिले हैं, अचानक बिछड़ भी सकते हैं। यानी मैं फिर बेयारो मददगार हो जाऊंगी, मुझे फिर मोहताजी और मजबूरी से ज़िंदगी गुजारनी होगी। ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास इतनी दौलत होगी कि दूसरे तुम्हारे मोहताज रहेंगे। तुम एक शानदार कोठी में रहोगी और तुम्हारी हिफाजत के लिए मुसल्ला गार्ड्स रहा करेंगे। मुलाजिम नाश्ता और गर्म दूध ले आया। वो नाश्ता करने के बाद मेकअप के जरिए चेहरे पर मामूली तब्दीलियां लाने लगा। आफरीन ने गुस्ल किया, फिर लिबास बदलकर आईने में देखते हुए बोली, होमर बहुत समझदार है, बिल्कुल मेरे नाप का लिबास लाया है, कैसी लग रही हूँ? वो उसे धड़कनों से लगाकर बोला, बहुत खूबसूरत हो, मैं कोशिश करूँगा कि तुमसे बिछड़ने ना पाऊँ। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि बीवी बनाओ, कनीज़ बनाकर तो हमेशा रख सकते हो। हम नहीं जानते कि आइंदा हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है। फ़िलहाल मैं एक पाकिस्तानी से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी चलूँगी, वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि मेरी आफरीन मेरे साथ रहे और लोग हुस्न की मूर्ति को मेरे साथ देखकर ठंडी आहें भरते रहें। वो अपनी तारीफ़ें सुनकर खुश हो रही थी। दुनिया की हर औरत अपनी तारीफ़ें सुनकर खुश होती है और आफरीन का हुस्न जमाल सही मानों में मुस्तहिक था कि उस अदाओं भरी हसीना पर खूब खूब शायरी की जाए। वो होटल से बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। होमर ने कार आगे बढ़ाई। पारस ने कहा, मलिक बशीर के पास चलो। होमर ने ड्राइव करते हुए कहा, रॉजर उस बंगले की निगरानी कर रहा है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बंगले में मलिक बशीर के अलावा एक मुसल्ला गार्ड और एक घरेलू मुलाजिम है। वहां पहुंचते ही रॉजर को बुलाकर मुसल्ला गार्ड को खामोशी से ठिकाने लगा दो। मुलाजिम को किसी कमरे में बंद कर दो। इस दौरान किसी की आवाज़ बंगले से बाहर ना जाए। ऑलराइट सर। रिपोर्ट के मुताबिक एक सियासी एजेंट धर्मराज उससे मुलाकात के लिए आ रहा है। हमारे आदमियों ने उसका रास्ता रोक दिया है। अब आप धर्मराज हैं। कार बंगले के गेट पर पहुंच गई। दरबान को मालूम था कि धर्मराज मुलाकात के लिए आ रहा है। उसने गेट खोल दिया। कार पोर्च में आकर रुक गई। वो तीनों कार से बाहर आए। मुसल्ला गार्ड ने बंगले का दरवाज़ा खोलकर उनका स्वागत किया। उन्हें अंदर ड्राइंग रूम में लेकर आया। फिर कहा,
आप यहाँ बैठें, मलिक साहब आ रहे हैं। वो चला गया। ड्राइंग रूम कीमती सामान आराइश से सजा हुआ था। पारस ने ज़ेरे लब कहा, आफरीन, हम पाकिस्तानियों की इज़्ज़त करते हैं। मेरे पापा पैदाइशी पाकिस्तानी हैं, लेकिन इस मुल्क में हराम खोरों की कमी नहीं है। अभी हम एक ऐसे ही बात अधूरी रह गई। वो हराम खोर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, दोनों हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते धर्मराज जी। पारस ने कहा, नमस्ते। वैसे आप मुसलमान होकर नमस्ते कह रहे हैं, आपको किसी हिंदू से मिलकर आदाब कहना चाहिए। धर्म जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। हम वीडियो पर हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, आप लोगों के रस्म व रवाज और आपकी तहजीब हमें बहुत अच्छी लगती है। वो सामने सोफे पर आकर बैठ गया। पारस ने कहा, मुझे तो मुसलमानों की तहजीब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानी बेहुदा होते हैं तो क्या आप बुरा मान जाएंगे? वो दांत निकालकर हंसते हुए बोला, अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, मगर हाँ, हमारे मुल्क में कुछ ज़्यादा हैं। वैसे हमें काम की बातें करनी चाहिए। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? मलिक बशीर ने कहा, मैं यहूदी सफ़ीर से मुलाकात कर चुका हूँ और मैंने अपने पार्टी लीडर का पैगाम उन्हें दे दिया है। हम भी तो सुने, पैगाम क्या है? यही कि अमेरिका से हमारे मामलात तय हो गए हैं। पारस ने कनखियों से देखा। होमर ने सिग्नल देकर ड्राइंग रूम के दरवाजे को बंद कर दिया था। मलिक बशीर ने कहा, मैं भारत के साथ ये तहरीरी मुआहदा करके आया हूँ कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान में एटम बम नहीं बनाएगी। मैं ये मुआहदा यहाँ से स्विट्ज़रलैंड ले जाऊँगा, वहाँ इस पर हमारे पार्टी लीडर के दस्तखत हो जाएंगे। पारस ने पूछा, इलामा इकबाल ने जो एक खुददार शाहीन के हवाले से पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वो दुरुस्त था या तुम लोगों की मौजूदा सियासत दुरुस्त है? वो हिचकिचाते हुए बोला, धर्म जी, आपसे क्या छुपा है? हम इकबाल और जिन्ना को कब मानते हैं? उन्होंने पाकिस्तान बनाया, हिंदुओं का दिल दुखाया। हम हिंदुओं को दिल से लगा रहे हैं। हम आप लोगों को दोस्त बनाकर ही पाकिस्तान में हिंदू दोस्त हुकूमत कायम कर सकते हैं। तुम क्या समझकर अमेरिका, इसराइल और भारत से ऐसे मुआहदे कर रहे हो? क्या पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है? वो चौंक कर सीधा बैठ गया, फिर बोला, धर्म जी, यह आप क्या कह रहे हैं? पारस ने कहा, अगर तुम ज़मीन का कोई टुकड़ा बेचने आओ तो मैं क्या, सारी दुनिया पूछेगी, क्या वो ज़मीन तुम्हारे बाप की है? तुम्हें ज़मीन के कागजात दिखाकर साबित करना होगा कि तुम उसे बेचने के हकदार हो। पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान, वडेरे और जागीरदार हैं, वहाँ की ज़मीनों के मालिक हैं, लिहाजा वो अपनी ज़मीनें किसी के पास भी गिरवी रख सकते हैं या बेच सकते हैं। वो ज़रई एतबार से जागीरदारों और वडेरों की ज़मीनें हैं, लेकिन सियासी और मजहबी एतबार से वो कलमा पढ़ने वाले अवाम का मुल्क है, जिसे तमाम जागीरदारों ने 1947 में तस्लीम किया। वो अपनी ज़मीनों में फसल उगा सकते हैं, महल बना सकते हैं, मिलें लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़मीन किसी गैर मुल्की को नहीं बेच सकते। धर्म जी, यह आप कहाँ की बहस लेकर बैठ गए? ऐसा लगता है आपके अंदर किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की रूह समा गई है। वो अपनी जगह से उठकर बोला, हकीकत यही है, इन लम्हात में मेरा बाप मेरे अंदर समाया हुआ है। उसने घूमकर उसके मुंह पर एक ठोकर मारी। वो सोफे पर से लुढ़कता हुआ जमीन पर गिरा, फिर जल्दी से उठकर मुंह पर हाथ रखकर देखा। उसके मुंह से लहू रिसने लगा था। बड़ी जबरदस्त ठोकर थी, जबड़े बुरी तरह दुख रहे थे। वो हैरानी और परेशानी से बोला, ये क्या हरकत है? मैं भारतीय वजारत खारजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अगर शिकायत करने के काबिल रहोगे तो अपने यहूदी, हिंदू और ईसाई बापों के पास जरूर जाना। उसने एक हाथ मुंह पर रसीद किया। वो फौलादी हाथ हथौड़े की तरह पड़ा था। वो चकराकर गिर पड़ा। अगरचे जिस्मानी तौर पर सेहतमंद था, मुकाबिल कोई आम सा आदमी होता तो वो लड़ पड़ता, लेकिन मुंह पर पड़ने वाली एक ठोकर और हथौड़े ने उसे पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं छोड़ा। पारस ने उसके दाएं हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां डालकर कहा, तुम इस हाथ से मुआहदा तहरीर करते हो, पाकिस्तान और वहां के अवाम की किस्मत का फैसला लिखते हो, अब कभी नहीं लिख पाओगे। उसने पंजे में जकड़ लिया। वो चीखने लगा, यूं लग रहा था लोहे की सलाखों में उंगलियां फंसकर टूट रही हैं। फिर पारस ने एक झटका दिया तो चारों उंगलियों की हड्डियां कड़कड़ाहट की आवाज के साथ टूट गईं। वो उसे छोड़कर अलग हो गया। मलिक बशीर फर्श पर पड़ा तकलीफ की शिद्दत से तड़प रहा था। पारस ने कहा, तुम जैसे लोगों ने ही पाकिस्तान का एक बाजू तोड़ा था, 4 उंगलियों के बगैर तुम्हारा भी एक बाजू नाकारा हो चुका है। मैंने यहूदी सफ़ीर को मोहलत दी थी, वो जा चुका है। तुम्हें भी 12 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। पाकिस्तान जाओ और खुद को कानून के हवाले कर दो, वरना जहाँ भी रहोगे वहाँ मौत लाजमी आएगी।
तुम्हारे पार्टी लीडर का भी एक बाजू तोड़ दिया जाएगा। वो दरवाज़ा खोलकर ड्राइंग रूम से बेडरूम में आया। वहाँ तमाम सामान की तलाशी लेने के दौरान उसके बीवी बच्चों की तस्वीर और चंद अहम दस्तावेजात मिली। उसकी बीवी लाहौर में थी, बच्चे कनाडा में थे। वो अपनी बीवी के साथ हर माह बाद बच्चों से मिलने के लिए कनाडा जाता था। पाकिस्तान को कमज़ोर बनाकर उसकी पूरी फैमिली ऐश कर रही थी। पता नहीं ऐसे कितने सियासी दलाल पूरी फैमिली के साथ यूरोप और अमेरिका में ऐश कर रहे थे। वो अहम दस्तावेजात को जलाने लगा। आफरीन ने कहा, इसे जलाना नहीं चाहिए, इसे पाकिस्तान के किसी जिम्मेदार सियासतदान के पास भेज देना चाहिए। ऐसा कोई सियासतदान अगर इन दस्तावेजात के जरिए सख्त इक़दामात करना चाहेगा तो अमेरिका को नागवार गुजरेगा। अमेरिका एक सियासी मुल्कुल मौत है। ये हमेशा अपने नापसंदीदा सियासतदानों की रूहें कब्ज़ करता है। जब वो पाकिस्तान के कलीदी फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है तो ये दस्तावेजात क्या चीज़ हैं। वो उन्हें जलाकर आफरीन के साथ बाहर आया, फिर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। होमर ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, अभी रॉजर ने बताया है शाम 4 बजे की फ़्लाइट में हमारी सीटें हो गई हैं। हम 1 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाएंगे। आफरीन का दिल खुशी से धड़कने लगा। वो 14 बरस की उम्र में घर से बेघर और वतन से बेवतन हुई थी। अब 5 बरस बाद कश्मीर की ज़मीन पर कदम रखने वाली थी। होमर उन्हें एक अस्पताल में ले आया। वहाँ डॉक्टर ने आफरीन का मुआयना किया। पारस ने डॉक्टर से कहा, इसे सांप ने डस लिया था। जहर के तोड़ के लिए ये दवाएं और इंजेक्शन लाया हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो ये इंजेक्शन लगा दें। डॉक्टर ने कहा, परफेक्ट दवाएं हैं। तुमने ऐसी दवाओं के मुतल्लिक कहाँ से मालूमात हासिल की? ये मेरा मशगला है, मैं दवाओं के मुतल्लिक मालूमात हासिल करता रहता हूँ। उसने आफरीन को इंजेक्शन लगाया और पारस की लाई हुई दवाएं खाने की हिदायत की। फिर वो अस्पताल से पाशा के बंगले में आ गए। वहाँ होमर ने पारस को वो इंजेक्शन लगाया जिसके ज़रिए वो पहले की तरह रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो जाता। वो लंदन के एक मशहूर अखबार का सहाफ़ी बनकर कश्मीर जा रहा था। अपने नए पासपोर्ट के मुताबिक मेकअप करने लगा। पाशा उसी अखबार के एक फ़ोटोग्राफ़र की हैसियत से मेकअप करके तैयार बैठा था। उसे मलका हुस्न मिस एशिया की फ़िक्र थी। वो उसकी तलाश में कश्मीर पहुंचने के लिए बेचैन था। उसने कहा, पारस भाई, हमें जाने से पहले उस हसीना के माँ बाप से मिल लेना चाहिए। क्यों मिल लेना चाहिए? उसे अगवा करने वाले पहलवान के पंजे से छुड़ा कर लाने से पहले रिश्ता मांगोगे तो उसके माँ बाप कभी तुम्हें दामाद नहीं बनाएंगे। मैं अपनी बहादुरी का कारनामा दिखाने से पहले रिश्ता नहीं मांगूंगा, सिर्फ उसकी तस्वीर तलब करूंगा। हम उसे तस्वीर के बगैर कैसे पहचानेंगे? अव्वल तो उसके माँ बाप बम्बई में हैं, मुलाकात नहीं हो सकेगी। दूसरी बात यह कि मलका हुस्न मिस एशिया को अकल से पहचान सकते हो। अकल वहाँ जिसे कह दे कि वो सबसे ज़्यादा हसीन है, वही मलका हुस्न होगी। एक और पहचान ये है कि उसके साथ कोई कदावर पहलवान होगा, वही अगवा का मुजरिम और तुम्हारा रकीब होगा। दुरुस्त कहते हो, मैं उसे अकल से पहचानूंगा और ताकत से हासिल करूंगा। बस तुम मुझे गाइड करते रहना। उसी वक्त पारस ने पराई सोच की लहरें महसूस की। एवन रास्का की आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ सांस ना रोकना, मैं 2-4 ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। अगर वो बातें शितारा के मुतल्लिक होंगी तो मैं सांस रोककर तुम्हें भगा दूंगा। प्लीज़ मिस्टर पारस, तुम मैडम को दिलो जान से चाहते हो, वो भी तुम्हें चाहती हैं। और पारस ने बात काट कर कहा, उससे कहो अपना मोबाइल नंबर दे दे, मैं राबता करूँगा। उसके अंदर एवन रास्का की मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर वो भी मौजूद थी। कहने लगी, पक्के शैतान हो, इतनी देर से चोर ख्यालात पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम्हारी मसरूफियात के मुतालिक कुछ मालूम ही नहीं हो रहा। फ़ौरन मोबाइल नंबर बताओ वरना सांस रोक लूँगा। वो नंबर बताकर बोली, मतलबी, हरजाई, खून चूसने वाला भंवरा, भंवरा नहीं ड्रैकुला, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। पारस ने मुस्कुराकर सांस रोक ली, फिर मोबाइल के जरिए राबता करने के बाद बोला, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए या फ़ोन के जरिए मुंह नहीं तोड़ सकोगी, इसलिए काम की बात करो। मुझे इत्तला मिली है कि तुमने एक पाकिस्तानी एजेंट को बुरी तरह जख्मी किया है और उसके बॉडीगार्ड को गोली मारी है। क्या तुम इत्तला की तस्दीक कर रही हो? मैं पूरे यकीन के साथ जानती हूँ ये वारदात तुमने की है। ये तुम्हारी नज़रों में वारदात और मेरी नज़रों में जिहाद है। वैसे अब तुम तमाम फ़िक्रों से आज़ाद हो जाओ। मैं तुम्हारे देश से जा रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है आजकल में कश्मीर जाने वाले हो। तुम यकीन करो, मुझे यहाँ से जाने के लिए तुम्हारी टेलीपैथी की ज़रूरत है। मैं कल सुबह की फ़्लाइट से पेरिस जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सीट नहीं मिल रही। मैं समझ गई तुम चाहते हो मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए किसी की सीट कैंसिल करवा कर वो तुम्हें दिलवा दूँ।
ये काम चुटकी बजाते हो जाएगा। मैं अपने एक आदमी को 4 बजे अपना पासपोर्ट देकर इंडियन एयरलाइन के दफ्तर में भेजूंगा। तुम खुद क्यों नहीं आओगे? इसलिए कि तुमने दोस्ती के बाद दुश्मनी शुरू कर दी है। मैं इस शर्त पर आऊँगा कि तुम मिलोगी। मुझे गलत ना समझो, मैंने दुश्मनी नहीं की है। मैं दोस्ती का यकीन दिलाने के लिए आज रात तुम्हारे पास आ सकती हूँ। मेरी जान, अभी आ जाओ, मैं दिन को रात बना लूँगा। मैं मद्रास में हूँ, रात 8 बजे दिल्ली पहुँचूंगी। तुम मेरे देश से जा रहे हो, मैं प्यार से रुखसत करूंगी। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।